Hello dear friends, you're most welcome at Study IS with PN Sharma. Dear friends, I am really sorry आज हम थोड़ा ज़्यादा लेट हो गए हैं। थोड़ा एडिटिंग वगैरह इन सभी में ज़्यादा टाइम लग गया है। कल से बिफोर 8 AM मीन्स 8 बजे से पहले इस वीडियो को अपलोड करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आपको सुबह मॉर्निंग में बिफोर 8 AM ही मिल जाए ताकि आप इसका बेटर यूटिलाइज कर सको। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए रियली सॉरी। अब स्टार्ट करते हैं हम 26 मई 2020 दैनिक जागरण एनालिसिस। तो हमारे लिए कौन कौन सी न्यूज है इंपॉर्टेंट जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और हमारा टैग लाइन है आओ दैनिक जागरण को द हिंदू बनाएं और दैनिक जागरण और द हिंदू के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे मिटाएं। तो डियर फ्रेंड्स, उसी को लेकर पेज नंबर आज 6, पेज नंबर 9 यहाँ पर इनोवेटिव वे में मैंने जो नोट्स हैं उनको अटैच किया है ताकि आप सीख पाओगे कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कोरोना के केसेस। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो 55 लाख केसेस हो गए पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका में 16 लाख एंड अब ब्राजील सेकंड पर हो गया है, पहले रसिया था 3 लाख के साथ। इंडिया 1,41,000 इंडिया के केसेस है और इंडिया भी अंडर 10 में पहुंच गया है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 14,000 केसेज हो गए हैं। राज्यों में अगर हम बात करें तो सबसे नंबर 1 पर है महाराष्ट्र 52,000 के साथ, सेकंड पर तमिलनाडु 17,000 एंड गुजरात थर्ड पर 14,000 के साथ। राजस्थान फोर्थ, यहाँ पर राज्यों में बात करें तो 7,000। यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली 14,000 के साथ और फोर्थ नंबर पर चल रहा है। ये सभी सिंपल बातें थी जो हमने की। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहां पर जो फर्स्ट नंबर पेज हम पढ़ेंगे तो यहां पर इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा था जब प्रधानमंत्री साहब ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज सभी के लिए अनाउंस किया था, उसी में एमएसएमई के लिए कितना किया था 3 लाख करोड़। तो 3 लाख करोड़ का जो पैकेज था वो कैसे दिया जाएगा बैंकों को, एमएसएमई को। ये 3 लाख का जो करोड़ का पैकेज है 3 लाख करोड़ का, इसको दिया जाएगा बैंक्स को। और ये बैंक्स क्या करेगी, ये बैंक्स इस पैसे को वितरित करेगी किसको, एमएसएमई को। अब एमएसएमई क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो हाल ही में क्या चेंज किया है, एमएसएमई क्या होता है। पहले जो पुराना क्लासिफिकेशन था उसमें क्या था कि एमएसएमई सेक्टर जो था जिसमें कंपनियां रहती है वो 2 प्रकार की होती है। एक हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग, एक होती है सर्विस। मीन्स एक जो निर्माण का काम करती है, जैसे जूते चप्पल जो बनाती हो, सोच लो कोई भी ऐसी निर्माण। एक है सेवा जिसमें बस सेवा है, टेलीफोन सेवा और जितना भी सॉफ्टवेयर की सेवा है ये सभी प्रोवाइड करती है। जो मैन्युफैक्चरिंग हमारी जो थी एमएसएमई, उसमें इन्वेस्टमेंट माइक्रो किसको बोलते थे, जिसमें 25 से कम लाख का इन्वेस्टमेंट हो रखा हो। स्मॉल जिसमें इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम का हो। एंड मीडियम में इन्वेस्टमेंट 10 लाख से मीन्स 10 करोड़ से कम हो। सर्विस में इन्वेस्टमेंट मिनिमम 10 लाख, इन्वेस्टमेंट स्मॉल में 2 लाख मीन्स 2 करोड़ से कम, और मीडियम में 5 करोड़ से कम। लेकिन ये पुरानी डेफिनेशन थी, इसमें केवल और केवल इन्वेस्टमेंट की बात करते थे। अब जो नया आया है क्लासिफिकेशन इनका, वहां पर क्या किया है, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए एक ही परिभाषा कर दी है। और इसमें इन्वेस्टमेंट के साथ अब टर्नओवर भी जोड़ दिया। टर्नओवर मीन्स एक साल में कितना आपका उत्पादन होता है उसको भी जोड़ दिया। तो अब जो पुराना क्लासिफिकेशन था उसको हटाकर अभी नया क्लासिफिकेशन आया है। इस नए क्लासिफिकेशन के अनुसार माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम किसे कहा जाएगा। इसमें माइक्रो मीन्स इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट वो 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम अगर होगा किसी कंपनी का तो उसे कहेंगे माइक्रो। स्मॉल में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस कंपनी है, इसका इन्वेस्टमेंट 10 लाख मीन्स 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो तो वो होगी स्मॉल। मीडियम में अगर उसमें इन्वेस्टमेंट मीन निवेश अगर 20 करोड़ से कम और टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो उसे कहेंगे मीडियम। इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो हम आगे देखेंगे कि उत्पादन के लिए जो खर्च किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहां पर गैर पंजीकृत एमएसएमई को भी मिलेगा गिरवी मुक्त कर्ज। अब यहां पर क्या था, जब 3 लाख करोड़ की बात की गई थी कि 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई को दिया जाएगा,
तो कुछ एमएसएमई ऐसे थे जो रजिस्टर्ड नहीं थे एमएसएमई एक्ट के तहत, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, उनको भी इसमें प्रावधान है कि उनको भी इसका पैसा मिलेगा। साथ ही में जो कई रिटेलर्स हैं, छोटे छोटे रिटेलर्स, तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो ये आप याद रखना। हमने देख लिया कि कितने टर्नओवर है उसका हमने देख लिया। अब इसमें क्या होगा कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है कर्ज की 100% जो गारंटी है वो सरकार लेगी। मींस सरकार ने जो योजना लेकर आई है जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई को लोन दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, बैंक्स पहले कब जब भी एमएसएमई को पैसा देती थी, एमएसएमई को पैसा देती थी, तो क्या होता था, एमएसएमई की संपत्ति को गिरवी रखना पड़ता था बैंक के पास और गारंटी देनी पड़ती थी एमएसएमई को। अगर एमएसएमई किसी कारणवश पैसा नहीं चुका पाई है बैंक का, तो इसकी संपत्ति बिक जाती थी। लेकिन अब क्या होगा, एमएसएमई को जो पैसा लेगी एमएसएमई उधार के रूप में, उस उधार लिए पैसे की गारंटी कौन देगी, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट देगी उस पैसे की गारंटी। और अगर एमएसएमई उस पैसे को नहीं चुका पाता है, 3 लाख करोड़ तक का जो पैसा दे रही गवर्नमेंट, उसको अगर एमएसएमई नहीं चुका पाती है बैंकों को, तो गवर्नमेंट उसकी गारंटी ले रही है, उस पैसे को चुकाएगा कौन, गवर्नमेंट। तो याद रखना यहां गारंटर कौन बन गया है, गवर्नमेंट। तो ये आप याद रखना। साथ में जो बैंकों से पैसा मिलेगा 3 लाख करोड़ रुपए, यहां कंफ्यूजन नहीं होना आपको। देखो 3 लाख करोड़ का सरकार ने प्रावधान किया है, लेकिन सरकार डायरेक्टली एमएसएमई को नहीं दे रही है। सरकार ने ये पैसा किसको दिया है, बैंक्स को, और बैंक्स इस कर्ज को बांटेगी किसको, एमएसएमई को। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना कि ये बार बीच बीच में बैंक क्यों आ रहा है। बैंक की जिम्मेदारी रहेगी कि इस लोन को बांटे किसको, एमएसएमई को। जो बैंक के पास पैसा जाएगा उसको वो मैक्सिमम कितनी फीसदी पर ब्याज नहीं ले सकती, 9.25% से ज्यादा ब्याज नहीं लेगी एमएसएमई से। और जो एमएसएमई को अगर एनबीएफसी देती है पैसा, अगर एनबीएफसी देती है पैसा, तो वो 14% से ज्यादा पैसा नहीं लेगी। देखो यार डिफरेंस है, एक है बैंक और एक है एक है एमएसएमई और एक है एनबीएफसी। तो हमने बैंक एमएसएमई का देख लिया कि एमएसएमई किसे कहते हैं। यहां पर जो मेन है, एक है बैंक और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो बैंक और जो एनबीएफसी है, इनमें क्या डिफरेंस है, जो बैंक और एनबीएफसी में डिफरेंस क्या है कि बैंक और एनबीएफसी, बैंक यहां पर डिमांड डिपॉजिट ले सकती है, मींस सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट यहां पर खोले जा सकते हैं। अगर आप आज पैसा जमा कराए, कल आप अपने पैसे को वापस जाकर बैंक से ले सकते हो। लेकिन एनबीएफसी के केस में आपको केवल और केवल टर्म डिपॉजिट करवाना पड़ता है, मींस फिक्स डिपॉजिट, मिनिमम 1 साल के लिए और मैक्सिमम 5 साल के लिए। तो यहां पर आप सेविंग अकाउंट एंड जो आपका करंट अकाउंट है वो नहीं खुलवा सकते एनबीएफसी में। साथ में ही एनबीएफसी जो है वो चेक जारी नहीं कर सकता। तो ये आप याद रखोगे। सेकंड यहां जो है, इनके लिए जो गारंटी के लिए जो बनाई गई है वो है यहां पर गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम। सरकार इसके वितरण के लिए इसको मंजूरी दी है, जिसमें कहा गया है कि मुद्रा का कर्ज ले चुके कर्ज धारक भी बिना गिरवी वाले कर्ज के योग्य होंगे। तो अब जिन्होंने पहले भी कर्ज ले रखा वो भी इसका फायदा उठा पाएंगे। और ये कंपनी इसने स्कीम को लॉन्च किया है। अब हम चलते हैं आगे, पेज नंबर 1 पर केवल हमारे लिए इतना सा इंपॉर्टेंट था। इसमें याद रखना कि एमएसएमई की डेफिनेशन क्या है इन्वेस्टमेंट के आधार पर, और दोनों को एक ही दायरे में ला दिया गया। पेज नंबर 2 पर किसी प्रकार की न्यूज नहीं है हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेज नंबर 3 पर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है आज। पेज नंबर 4 पर भी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। पेज नंबर 5 पर भी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, इन के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रोत्साहित करने वाला पैकेज। यहां पर राजीव कुमार साहब जो उपाध्यक्ष है नीति आयोग के अध्यक्ष रहते हैं प्रधानमंत्री, और एक रहता है उपाध्यक्ष जो है प्रेजेंट में राजीव कुमार साहब ने क्या कहा है कि अभी प्रेजेंट में हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो है हमारी जो जीडीपी है, हमारा जो अर्थव्यवस्था, उसमें मेन प्रॉब्लम है मांग और आपूर्ति दोनों प्रभावित हैं। मांग भी जो लोगों को जरूरत होती है उसको बोलते हैं मांग, जो डिमांड करते हैं चीजों की, और आपूर्ति मीन सप्लाई, दोनों यहां प्रॉब्लम है क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं तो डिमांड नहीं करेंगे। और सप्लाई, जो कंपनियां उनके पास मजदूर नहीं है
पैसा नहीं है उनके पास भी अभी लगाने के लिए, निवेश करने के लिए, तो दोनों हमारे जीडीपी में क्या है, प्रॉब्लमेटिक। अब हम ये देखेंगे कि इन्होंने एक जो सबसे अच्छी बात कही कि सबसे जो मेन है कि कुल प्रभावी मांग, जो टोटल डिमांड है, वो उपभोग, निवेश और मध्यवर्ती जो वस्तुओं की कुल मांग के योग के बराबर बनती है। मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, इंटरमीडिएटरी। जैसे मान लो अगर ब्रेड बनाना है हमको, तो पहले गेहूं लेंगे हम, ग्रेन, व्हीट, उसके बाद उससे फ्लोर बनेगा, आटा बनेगा, उसके बाद क्या होगा, ब्रेड बनेगी। तो जितनी ये जो फ्लोर है, आटा, ये क्या है, इंटरमीडिएट वस्तु। कोई भी वस्तु फाइनल बनने से पहले उसमें कई चीजें बीच में आती है, उनको हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती वस्तु। तो तीनों की मांग कम हो गई। कैसे, उपभोग, जब हम डायरेक्टली किसी चीज को कंज्यूम करते हैं तो उसे बोलते हैं उपभोग, तो लोगों के हाथ में भी पैसा नहीं है तो वो उपभोग नहीं कर रहे। निवेश, निवेश के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि निवेश कब करेंगे, जब उत्पादन हो, अभी तो उत्पादन ही रुका हुआ है। और मध्यवर्ती वस्तुओं की मांग, अब आप सोचिए कि अगर समोसा है तो उसमें मध्यवर्ती वस्तु आलू है, लेकिन अब समोसा बनाने वाली शॉप जो है वो अभी बंद है, और वो तो बना भी, खुद भी अगर प्रोडक्शन कर भी दे, लेकिन यहां पर समोसा शॉप पे भी कोई समोसा खाने नहीं जाएंगे, क्योंकि कई तरह की सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जो मध्यवर्ती वस्तु है उनकी भी कुल मांग क्या हो गई, कम, क्योंकि फाइनल जो कंजप्शन है वो भी रुका हुआ है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। एक बार हम ये देखते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड रहती है, कुल मांग, वो क्या होती है। यहां पर जो मेन है, इसमें बहुत सारे डाटा दे रखे हैं, तो डाटा को आप पढ़ सकते हो कि एमएसएमई के लिए कितना, 90,000 करोड़, इसके लिए वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो एक कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना है। ये क्या है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझना कि यहां पर है एग्रीगेट डिमांड, मीन्स टोटल जो आई रहती है किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में जो टोटल डिमांड रहती है, एग्रीगेट जिसको बोलते हैं समग्र मांग, वो 3-4 फैक्टरों पर डिपेंड करता है। 4 फैक्टर। एक होती है कंजप्शन, उपभोग, इसको बढ़ाने की जरूरत है हमारी इकोनॉमी में। किसी व्यक्ति की आय बढ़ने पर यह भी बढ़ता है क्या, कंजप्शन, क्योंकि कंजप्शन भी बढ़ता है, साथ में बचत भी बढ़ती है। जैसे अगर मेरे जेब में 5,000 की इनकम आ रही है महीने की, अगर वो 20,000 हो जाती है तो मैं क्या करूंगा, ज़्यादा चीज़ों पर खर्च करूंगा, तो कंजप्शन बढ़ेगा मेरा। साथ ही में मैं थोड़ी सेविंग भी ज़्यादा करूंगा, तो दोनों काम होंगे, कंजप्शन भी बढ़ेगा जब आय बढ़ती है। तो कंजप्शन क्या होता है, ऐसी चीज़ों पर हम खर्च करें जो हमारे लिए उत्पादक ना हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 5 लाख की कोई गाड़ी खरीदता हूँ, जैसे मैं 5 लाख का अगर कोई भी 4 व्हीलर खरीदूं और उसको मैं घर के परिवार के लिए खरीदूं, केवल आने जाने के लिए, तो वो क्या है, कंजप्शन। लेकिन अगर उसी गाड़ी को मैं टैक्सी के रूप में उपयोग के लिए खरीदूं तो वो है उत्पादक खर्च, मीन्स वो है इन्वेस्टमेंट। सेकंड है यहाँ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड मीन्स इन्वेस्टमेंट के कारण भी जनरेट होती है, कि उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो खर्च किया जाता है, जैसे मशीन, उपकरण, तो इनकी भी अभी मांग कम है, क्योंकि अभी तो उत्पादन ही नहीं हो रहा है। तो मशीन, जैसे खाद्य प्रसंस्करण के लिए हम मशीन लगा दें, रूरल फार्मर्स को बेनिफिट इससे होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, उसमें जो खर्च है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है उसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाया जा रहा है, कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं। यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना है माय डियर फ्रेंड्स, कि क्यों आरबीआई अपनी ब्याज दरें कम, रेपो रेट कम करती है, क्यों ब्याज दरों को कम करवाना चाहती है, क्या इससे इन्वेस्टमेंट पर प्रभाव पड़ता है। तो जैसे हम एक तरफ ले कि इन्वेस्टमेंट की दर, निवेश की दर, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे 100 रुपये ले लिया, 500, 1000, एक तरफ हम ले लिए ब्याज की दरें, मीन्स ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट। एक बार है 2%, एक बार 5 हो गए, एक बार 10। जब 5% का इंटरेस्ट रेट है तो 1,000 रुपये का क्या हो रहा है, निवेश। लेकिन जैसे ही 5% का इंटरेस्ट रेट बढ़ी तो आ गया 500 पर, और जैसे ही 10% ब्याज दरें हो गई तो आ गया केवल 100 रुपये पर। मीन्स यहां पर जो ग्राफ है इन्वेस्टमेंट करो, वो क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, और इस टाइप का ग्राफ बन रहा है। यहां पर कभी भी देखना, ब्याज दर और निवेश के बीच में ग्राफ इस टाइप का है। मीन्स जब ब्याज दरें बढ़ेगी तो निवेश की दर क्या होगी, घटेगी। इसलिए आरबीआई क्या कर रहा है, अब आरबीआई ने अभी जस्ट 2 दिन पहले भी अपनी इंटरेस्ट रेट कम की है, मीन्स अपना रेपो रेट कम किया है, ताकि बैंक भी अपना ब्याज दर कम कर सके। क्योंकि कल ही हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि आरबीआई का रेपो रेट क्या होता है। यहां बैंक्स क्या करती है, बैंक्स को जब पैसे की जरूरत पड़ती है अचानक, तो आरबीआई से क्या करती है, उधार लेती है। और आरबीआई से जब ये पैसे उधार लेती है तो आरबीआई भी क्या करती है, इस उधार लिए हुए पैसे पर
कुछ इंटरेस्ट रेट लेती है, मीन्स ब्याज दर लेती है, और उसी को क्या बोलते हैं हम, रेपो रेट। लेकिन आप सोचिए, जब आरबीआई अपनी रेपो रेट को कम करेगा, इट मीन्स बैंक्स को सस्ते पर क्या मिलेगा, लोन मिलेगा, एक तरह से उधार मिलेगा, और बैंक्स इस उधार को क्या करेगा, लोगों को देगा, और लोग इस पैसे को कम ब्याज दरों पर जब मिलेगा तो लोग ज्यादा पैसा लेंगे। तो इससे क्या होगा, उस लिए ये पैसे का वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, नई कंपनी खोल सकते हैं, नई मशीन खरीद सकते हैं। कोई अगर किसान है तो ट्रैक्टर खरीद सकता है, वो भी क्या है, उत्पादक है, तो वो क्या है, निवेश। तो इस टाइप से याद रखना कि निवेश और जो इन्वेस्टमेंट है, मीन्स इन्वेस्टमेंट और ब्याज दरों के बीच में क्या क्या मीन्स संबंध है। नेक्स्ट है यहां गवर्नमेंट कंजप्शन, मीन्स गवर्नमेंट का खर्चा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्पादक और एक होता है अनुत्पादक। मीन्स उत्पादक खर्चा वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको, जो अनुत्पादक है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में उत्पादक खर्चा रहता है, ये मीन्स इसके द्वारा संपत्ति का निर्माण होता है या तो गवर्नमेंट का, या फिर गवर्नमेंट की उधारियां चुक जाती है। यहां पर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इसमें गवर्नमेंट की संपत्तियों का निर्माण नहीं होता, यहां पर सीधा लोगों को पैसा मिलता है, खाया पिया पचाया, लेकिन है तो गवर्नमेंट खर्चा। दोनों काम कर रही है अभी गवर्नमेंट अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रही है, कई तरह के नए नए निर्माण कार्य लेकर आ रही है। और जैसे महानरेगा है तो वो क्या है, उत्पादक खर्च है, डायरेक्टली पैसे तो नहीं मिल रहे लोगों के हाथ में, लेकिन जो जनधन अकाउंट में 500 रुपए डाले जा रहे हैं या लोगों को पेंशन दी जा रही है डायरेक्टली, वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उससे कोई उत्पादक कार्य नहीं हो रहे। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है गवर्नमेंट, या जो इनोवेशन बना रही है स्किल वर्कर्स के लिए, जिससे इनकम भी बढ़ेगी, उनका उनका परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा स्किल डेवलपमेंट से। उसके बाद हेल्थ केयर पर जो खर्चा करे, या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर नई नई डेयरियां खोले, नई नई सड़कें बनाए, स्कूल कॉलेज ये बनाए, एजुकेशन पर खर्च करे, रोड पर खर्च करे, एग्रीकल्चर रिसर्च पर खर्च करे, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जैसे मेट्रो, ये सभी क्या है आपके उत्पादक खर्च। तो यहां पर गवर्नमेंट दोनों कर रही है, तो ये भी क्या है, एग्रीगेट डिमांड जनरेट करती है। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर का पॉइंट है वो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। मीन्स इंपोर्ट क्या है, संबंधित राष्ट्र की अन्य राष्ट्रों की वस्तु और सेवाओं पर खर्च। इंपोर्ट में हम क्या करते हैं, दूसरे राष्ट्र की सेवाओं और वस्तुओं पर हम खर्च करते हैं। एक्सपोर्ट में क्या होता है, विदेशी नागरिक हमारी वस्तुओं पर खर्च करते हैं। अब आप एक कॉन्सेप्ट समझना कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, कि जो एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग है वो क्या हो रही है, कम है, ऐसा बोला जा रहा है। तो अब रीजन देखते हम, कंजप्शन है लोगों का वो कम है, क्योंकि लोग कंजप्शन कम कर रहे हैं, लोगों के हाथ में पैसा कम है। इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो दोनों कम हुए हैं। इंडिया का इंपोर्ट भी कम हुआ है और एक्सपोर्ट भी कम हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो जब तीन फैक्टर कम हो रहे हैं, केवल एक फैक्टर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाने के कारण कितना मांग बढ़ सकता है। तो गवर्नमेंट को इसीलिए मन मारकर भी क्या करना पड़ रहा है, इसको बढ़ाना पड़ रहा है, ताकि कैसे न कैसे हमारी मांग जनरेट हो। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखना कि कैसे समग्र मांग किसी देश की तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड एक फैक्टर जिसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को एक साथ लेते हैं। पेज नंबर 6, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृषि सुधारों पर अमल करे राज्य, मीन्स एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। और ये इतना बेहतर आज इन्होंने लिखा है, मैं बहुत खुश हुआ इसको देख के, पूरा एडिटोरियल इतना बहुत नाइस है, जो द हिंदू की टक्कर लेने का एक मिस टक्कर के बराबर एक एडिटोरियल है। लेकिन इनको जो लिखने वाले हैं वो काफ़ी बड़े लोग हैं। आईटीसी जो है इंडियन टोबैको कॉरपोरेशन लिमिटेड के एग्री बिजनेस डिवीजन के सीईओ, तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा। उससे पहले हमने देखा राजीव कुमार साहब का, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। तो ऐसे जो अच्छे अच्छे लोग लिखते हैं तो उसके कारण अपने आप ही क्वालिटी आ जाती है। अब इन्होंने क्या कहा है कि कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने क्या किया, किसान, कृषि क्षेत्र और कृषि व्यापार, मीन्स एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग रहती है सभी में के लिए एक समग्र नीति प्रस्तुत की है। और एग्रीकल्चर सुधार किया, कहाँ कहाँ, आवश्यक वस्तु अधिनियम, एपीएमसी एक्ट में सुधार किया है, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी इंश्योरेंस, मीन्स जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसका प्राइस एक फिक्स रहे और क्वालिटी भी मेंटेन रहे। साथ में क्या क्या, इन सुधारों के साथ पशुपालन, डेयरी जो है हमारा, आप देखना कि जो इकोनॉमिक्स का हमारा चैप्टर है एक सिलेबस का यूपीएससी का, उसमें लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग,
तो हमेशा एग्रीकल्चर से एक या दो क्वेश्चन मेंस में भी पूछे जाते हैं और प्री में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ आवश्यक वस्तु अधिनियम या आगे देखेंगे हम कि इसमें क्या किया गया है। एपीएमसी एक्ट एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी, इन सभी में सुधार किया गया है। पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्यमों में भी काम किया है। अब यहाँ देखते हम, यहाँ इन्होंने कहा है कि 60 से 70 के दशक में हरित क्रांति को कमतर नहीं आंका जा सकता। हरित क्रांति क्या थी माय डियर फ्रेंड्स? इसमें पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था यहाँ तक ये सीमित रही। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि पहले क्या होता था कि ये गेहूं का पादप है या फिर राइस का पादप है, इसकी हाइट बहुत हुआ करती थी और इसको उगने में लगभग 6 महीने लग जाते थे। लेकिन हरित क्रांति के द्वारा क्या हुआ था, जो नॉर्मन ई बारलॉग साहब थे, जिसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, और एक एमएस स्वामीनाथन साहब जिनको इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर बोलते हैं, और यूपीएससी 2019 में डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि मेंस में कि जो एमएस स्वामीनाथन साहब है उनका क्या योगदान रहा है उसको लिखो। तो उन्होंने क्या किया था, दोनों ने मिलकर यहाँ पर जो वीट की जो बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे उनमें ऐसी जीन ट्रांसफर की जिसकी हाइट क्या हो गई, गेहूं की कम हो गई, और जो 6 महीने में गेहूं पकता था वो 3 मंथ्स में पककर तैयार हो जाने लगा। इससे क्या हुआ, एक तो टाइम पीरियड कम हो गया, उससे हम ज़्यादा फसल लेने लगे, साथ में हाइट कम होने के कारण जल कम लगता था, खाद बीज कम लगता था, इससे इनपुट जो था वो भी कम लगने लगा। तो किसानों को ज़्यादा फायदा होने लगा, कम जगह में ज़्यादा क्रॉप आती थी, ज़्यादा उत्पादन होता था। और हमारा जो पहले हम जो यूएसए से हम इंपोर्ट करते थे खाने की चीज़ें, वो अब हम एक्सपोर्ट करने लगे और हम क्या हो गए, फूड सिक्योरिटी हमारे यहाँ आ गई। ऑपरेशन फ्लड हमको जानना है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? इसके द्वारा जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन था, ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन्स के लिए था, उसी तरह ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था दूध के उत्पादन के लिए, मिल्क। तो मिल्क का उत्पादन इतना बढ़ गया था, ये जो आनंद है, आनंद डेयरी उद्योग जो अमूल है, वो भी ऑपरेशन फ्लड का ही पार्ट है जो दुग्ध के लिए लाया गया था। तो ये आप याद रखना। अब यहां पर हमारे लिए एक आप याद रखना, किसान क्रेडिट कार्ड क्या है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत क्या होता है कि कोई भी किसान है, उसकी कितनी ज़मीन है, अगर मान लो 5 हेक्टेयर ज़मीन है तो हर किसान का अलग अलग ज़मीन के हिसाब से उसको क्या बन जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड। मीन्स उसको एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है पैसे का, और उसकी एक उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि इतना पैसा से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते। और उसको अपनी ज़मीन के अनुसार गवर्नमेंट सुविधा देती है कि जैसे 5 हेक्टेयर है तो उसको सुविधा देती है कि आप 3 लाख तक का आपका एक क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, 3 लाख तक का आप लोन ले सकते हो, पैसा निकाल सकते हो, और जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप इसमें वापस जमा करवा देना। लेकिन किसान कई बार किसान क्रेडिट के कार्ड के तहत लोन तो ले लेते हैं लेकिन उसको चुकाते नहीं हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद हमने शुरू में देखा था आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसको हम देखेंगे जरूर। एक एपीएमसी जो है, इसके बारे में मैं बता देता हूं इसमें क्या प्रॉब्लम थी। यहां पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसके बारे में हम बात कर लिए थे, आवश्यक वस्तु अधिनियम नीचे आएगा। एपीएमसी एक्ट में क्या प्रॉब्लम थी, पहले इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि मान लीजिए यहां पर किसान का खेत है, यहां पर किसान है और यहां पर मंडी है, कोई भी एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, तो किसान को अपना प्रोड्यूस किसी तीसरे आदमी से को बेचने से पहले इस मंडी में ही बेचना पड़ता था, और यहाँ से मिडिल मैन के थ्रू किसान किसी तीसरे आदमी को बेच पाता था। तो इस मंडी में हमेशा पहले बेचना पड़ता था, किसान को डायरेक्टली सेल नहीं कर पाता था। और यहाँ पर अगर किसी आगे की मंडी में भी बेचना है किसान को, बड़ी मंडी में, तो पहले इस छोटी मंडी में बेचना था, यहाँ पर टैक्स लगता था, उसके बाद आगे वाली मंडी में अलग से टैक्स लगता था, मिडिल मैन होते थे उनको भी पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता था। अब क्या करेंगे गवर्नमेंट कि एपीएमसी एक्ट को उठाकर मीन्स इसमें रिफॉर्म्स करेंगे, इसमें सुधार करेंगे। अब एक किसान चाहे तो अपने खेत पर डायरेक्टली भी क्या कर सकता है, बेच सकता है अपनी फसल को। तो इससे क्या होगा, जो मिडिल मैन है, मध्यस्थता है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर और इन्होंने क्या कहा है कि किसानों के लिए हमें क्या बेहतर होना चाहिए, किसानों के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर नीचे लिखा हुआ है कि जो हमारे किसान हैं उनकी कैसे न कैसे हमको लागत मूल्य कम करवानी चाहिए। जो 1 हेक्टेयर कोई ज़मीन है उसमें अगर हम गेहूँ उगाते हैं तो उसकी लागत ज़्यादा रहती है इंडिया में। बेहतर बीज हम उपलब्ध कराएं ताकि कम बीज में कम जगह में ज़्यादा उत्पादन हो सके। लॉजिस्टिक की लागत कम करना, मीन्स हम देखते हैं कि जो भी लॉजिस्टिक है, मीन्स जो आवागमन के साधन है,
एग्जाम्पल के लिए अगर किसान का यहाँ खेत है, यहाँ से खेत से मंडी तक उसको जाना है तो उसका कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको कम करना जरूरी है। खेत से ग्राहक तक, खेत से ग्राहक तक के हाथ जाने तक जो समय है उसको घटाने के दौरान भी कई बार हमारी फसल की बर्बादी हो जाती है। आपने देखा होगा, अगर राजस्थान से कोई वस्तु है एग्रीकल्चर की, जैसे मान लो वहाँ टमाटर हैं, वो दिल्ली की मंडी में आते हैं तो आने तक कई टमाटर सड़ जाते हैं। तो अगर कोल्ड स्टोरेज बन जाए, अगर कोल्ड स्टोरेज बन जाए तो ये क्या होगा, कम हो सकता है। साथ ही में हमारी सप्लाई चेन की जो लागत है वो क्या है, 14 से 15%, जबकि वैश्विक औसत लागत की है केवल कितनी है, 7 to 8%। इस पॉइंट को आप लिख सकते हो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब एक जो इम्पोर्टेंट है, जो इस पूरे एडिटोरियल का उसको बोल सकते हैं कि हम लाइफ लाइन, मीन्स सबसे जो जबरदस्त एक लाइन लिखी हुई है वो ये है, इसको समझ गए तो बहुत मजा आ जाएगा आप लोगों को, कि किसान के कच्चे माल का जितना वैल्यू एडिशन किया जाएगा उसका लाभ ग्राहक से लेकर किसान तक को देने के साथ भारत के वैश्विक बाजार में प्रतियोगिता भी कर सकता है। ये लाइन इतनी ज़बरदस्त है कि ये कहीं भी इंटरव्यू में अगर आपने बोल दिया कि हमारे जो जीडीपी है, हमारे जो एग्रीकल्चर है उसमें वैल्यू एडिशन कम है, वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है आपको मैं बताता हूँ, कि किसान यहाँ मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है 10 kg, इस 10 kg मिल्क को जाकर वो शहर में डायरेक्टली मिल्क बेच देता है 10 kg, 10 kg की जगह लीटर कर लो यार, 10 लीटर। अब क्या हो गया कि 10 लीटर का अगर उसको डायरेक्टली 20 रुपये के हिसाब से पैसा मिलता है तो 200 रुपये हो गए। लेकिन अगर सोचिए इसका किसान क्या करे, घी बनाए, घी के साथ क्या होगा, इसका छाछ बनेगा तो छाछ अलग से जाएगा, घी इसका अलग से जाएगा, साथ में अगर हो दही तो दही, छाछ और घी 3 प्रोडक्ट इससे बन रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, वैल्यू एडिशन। तो जब टोटल इसमें खर्चा जोड़ा जाएगा 20 लीटर दूध का तो वो कहीं किसान को ज़्यादा फायदा मंद रहेगा। छाछ 5 रुपये लीटर भी जाए तो भी किसान के लिए जो 200 रुपये है वो तो छाछ से आ जाएंगे, बाकी घी एक्स्ट्रा और जो दही था, अगर दही भी थोड़ा दे दे, 1 से 2 लीटर या 5 लीटर अलग से दही निकाल दे तो दही का अलग से आ जाएगा। साथ ही में अगर हम बात करें कि टोमेटो, 1 kg टोमेटो जनरली 20 रुपये kg बिकता है, तो अगर इस 1 kg टमाटर की अगर सॉस बनाकर वो बेचे सॉस, तो ये लगभग अगर 80 रुपये की बिकती है तो किसान को 60 रुपये का लाभ है। मीन्स इससे किसान को भी लाभ होगा और अन्य व्यक्तियों को भी लाभ होगा। हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर की जो वस्तुएं हैं उसका लगभग 5 से 10% भी वैल्यू एडिशन नहीं होता, जबकि अगर चाइना की बात करें तो वहाँ 30% के लगभग वैल्यू एडिशन होता है, और अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ 40 से 50% तक और 60% तक वैल्यू एडिशन पहुँच जाता है। मीन्स इंडिया वैल्यू एडिशन के मामले में बहुत कम है। तो वैल्यू एडिशन क्या होता है, एक ऐसी कच्ची वस्तु जिसको हम वैल्यू ऐड करके उसका जो वैल्यू है उसको बढ़ा दे, उसे क्या बोल रहे हैं, वैल्यू एडिशन। जैसे टमाटर से सॉस बनाना, आलू से चिप्स बनाना, दही से जो दूध है उससे घी बनाना, दही बनाना, छाछ बनाना, ये क्या है, वैल्यू एडिशन। इसलिए हमें वैल्यू एडिशन करना बहुत जरूरी है। एपीएमसी एक्ट मैंने पहले भी बताया था कि इसके तहत क्या होता था कि कोई भी किसान डायरेक्टली अपनी जो वस्तु थी उसको किसी दूसरे को नहीं बेच सकता था, पहले उसको मंडी में बेचना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला दिया गया है, अब एक किसान डायरेक्टली किसी दूसरी कंपनी को डायरेक्टली सौदा कर सकता है। अब किसान क्या करेगा, किसान डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को कंपनी को देगा, कंपनी इसको पैसा देगी और दोनों के बीच में पहले ही सौदा हो जाता है। इससे किसान को भी फायदा रहता है कि उसको जो भाव गिर जाते हैं मार्केट में उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, और कंपनी को भी ये फायदा रहता है कि कई बार भाव इतने ज़्यादा रहते हैं कि उसको खरीदते समय नुकसान होता है, तो वो दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। और क्या होगा यहाँ पर, इससे जो कंपनी है उससे सीधा जुड़ाव हो जाएगा किसान का। दूसरा, ग्रामीण इलाकों में कंपनियां अब अपना ढांचा स्टार्ट करेगी, ढांचा बनाएगी, मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी। किसके लिए, गोदाम बना लेगी, कोल्ड स्टोरेज बना देगी। जैसे अगर कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी है, वो उत्तर प्रदेश के फार्मर से अगर उसने आलू खरीदे हैं बहुत अधिक मात्रा में, तो आलू के लिए वहां पर पहले गोदाम बनेगी, कोल्ड स्टोरेज बना देगी। साथ ही में छोटे छोटे किसान जो हैं उनके छोटे छोटे खेत हैं, अब उसमें कितना का आलू होगा, इसमें क्या होगा, कंपनी क्या करती है, इन सभी किसानों को मिलाकर एक क्लस्टर बना देती है और इसके सभी खेतों को एक साथ मिलाकर क्या बोलती है कि आप सब एक साथ मिलकर खेती करो, इसके क्या बोलते हैं, क्लस्टर बनाना। तो छोटे किसानों को जोड़कर क्लस्टर बना दिया जाता है, एक ही साथ खेती करवाई जाती है, साथ में उनको तकनीक भी देती है कंपनी और बीज भी देती है। किसान बाजार की जरूरत के हिसाब से उत्पादन करेगा और उसे उसकी उपज का सही मूल्य मिलने की गारंटी होगी। साथ में उपज की सोर्टिंग और ग्रेडिंग, मीन्स जो अच्छी फसल है उसका ज़्यादा पैसा मिलेगा और वैश्विक बाजार में भी उसको बेचा जा सकता है।
तो जब ग्रामीण क्षेत्रों में ये होगा तो उससे क्या होगा, निवेश बढ़ेगा और नए रोजगार भी पैदा होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने खेती के अलावा पशुपालन मीन्स जितना भी हमारा जो डेयरी वगैरह है, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और जिन सह उद्यमों के लिए मदद की घोषणा की गई है उनमें राज्य सरकारें पारदर्शी रूप से लागू करें। ये जो भी इन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उनको अगर राज्य, क्योंकि याद रखना एक जो इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर वो राज्यों का विषय है, डायरेक्टली उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिकमेंडेशन है, सिफारिश दे सकती है, लागू करना, उनको सुधार करना, ये काम किसका है, हमारे राज्यों का काम है। तो ये आप याद रखना। अब यहाँ जो एक इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये आप याद रखना, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। अभी हमने जस्ट देखा था ऊपर कि यहाँ पर हमने एपीएमसी एक्ट के बारे में देख लिया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी एश्योरेंस, उसके बारे में हमने देख लिया। यहाँ आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या चेंज किया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, द हिंदू में भी ये कई बार आ चुका है। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट मीन्स आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इसमें क्या प्रावधान थे कि गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल, प्राइस राइज मीन्स जो भाव बढ़ जाते हैं उसको रोकने के लिए, और इन्फ्लेशन मीन्स जो मुद्रास्फीति थी उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य सरकारें क्या करती थी, जो स्टॉक था उसके ऊपर लिमिट लगा के रखती थी। जैसे एग्जांपल, कोई व्यापारी है तो प्याज का 100 क्विंटल से ज़्यादा नहीं रख सकता, ऐसे फरमान सुना देती थी गवर्नमेंट, ऐसे नियम बना रखा है। क्योंकि अगर सोचो ये व्यापारी अगर 1000 टन को क्या करे, अपने पास स्टॉक कर लिया और मार्केट में है ही नहीं, अगर इसको स्टॉक लिमिट अगर 100 टन कर दें तो कितना 900 टन कहाँ चला जाएगा, मार्केट में। मीन्स कहीं ना कहीं ये जो मार्केट में गया तो इससे क्या होगा, चारों तरफ ये प्याज फैल जाएगा। इससे क्या होगा कि जो महंगाई की दर है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या था, इससे प्रॉब्लम ये थी कि कोल्ड स्टोरेज की जो स्टोरेज कैपेसिटी थी, लोग अपना स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बनाते थे, वेयर हाउस नहीं बनाते थे, मीन्स जहाँ स्टोर करना हो। साथ ही में जो एक्सपोर्ट था वो भी उतना नहीं हो पाता था, क्योंकि जब स्टॉक ही नहीं कर पाएगा कोई व्यापारी तो एक्सपोर्ट कहाँ से करेगा। साथ ही में ये जिसमें और क्या प्रोविजन था कि जो मोमेंट रेस्ट्रिक्शन ऑन कमोडिटीज मीन्स जो वस्तुएं थी एग्रीकल्चर की, उनको विदेश में जाने से भी रोका जाता था कि आप उनका निर्यात नहीं कर सकते। जब हमारे यहाँ प्याज महंगा हो जाता है तो आपने देखा होगा पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश की शेख हसीना साहब यहाँ जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि जो इंडिया ने प्याज, एक तरफ प्याज पर जो बैन लगा दिया है वो गलत है, हमारे लोगों पर उसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम लोग कहाँ से खाएंगे आपके प्याज, आप पहले बताते। तो बड़ी दुखदायी बात थी कि हम क्या करते हैं, अचानक रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं इस एक्ट के तहत। लेकिन अब क्या किया है, इस एक्ट में संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट में संशोधन, और अब इस एक्ट के तहत जो नियम थे उसको बदला गया है। क्या कि अब सीरियल्स, जो अनाज है, दालें हैं, खाद्य ऑयल है, ऑयल सीड क्रॉप है जैसे सरसों वगैरह जितनी भी है, पोटैटो मीन्स आलू और प्याज, इन सभी के साथ क्या किया जाएगा कि अब इन 6 वस्तुएं हैं इनके ऊपर अब स्टॉक लिमिट नहीं लगाई जाएगी। जो नॉर्मल कंडीशन है, जो नॉर्मल सिचुएशन है उसमें इसमें जो कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में स्टॉक लिमिट नहीं लगाई जाएगी। केवल और केवल स्टॉक लिमिट कब लगाई जाएगी, जब कोई नेचुरल कैलामिटी मीन्स जो प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई भुखमरी आ जाए, विपत्ति आ जाए, तभी जाकर हम लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। और इसमें इंक्लूड किया गया सभी को, चाहे वो प्रोसेसर हो, चाहे खाद्य प्रसंस्करण करने वाला जो वैल्यू चेन एडिशन है उसमें कहीं पर भी कोई लोग हो वो भी स्टॉक कर सकता है। एग्जाम्पल के, अगर यहाँ पर किसान है, उसने आलू उगाया, आलू के बाद आलू को खरीदने वाला कोई व्यक्ति, चिप्स बनाने वाली कंपनी, तो ये आलू के बीच में कोई खरीदने वाला भी है, तो ये पूरी वैल्यू चेन के बीच के लोग हैं, कहीं पर भी उसका स्टॉक कर सकते हैं। किसी ऐसा नहीं कि कंपनी स्टॉक करेगी, किसान स्टॉक करेगा, साथ में एक्सपोर्टर जो है वो भी स्टॉक कर पाएंगे। तो ये एक फायदा हो जाएगा लोगों को। यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 7 पर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि सरकार को जाल में फंसाने की चाल, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ई धोखाधड़ी का मजबूत नेटवर्क। ई धोखाधड़ी क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, चाहे इसको बोलते हैं साइबर अपराध, साइबर क्राइम, कि लोग क्या कर रहे हैं कि पीएम केयर्स का फर्जी अकाउंट खोल दिया। हमको पता है कि पीएम केयर्स अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री अध्यक्षता के सामने एक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया था, जिसमें क्या किया गया है कि जो लोग हैं वो पैसा डोनेट कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों ने क्या किया, उसमें
फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों का पैसा उसमें ले लिया है। साथ में आपने देखा होगा कई लोग फर्जी वेबसाइट बना देते हैं। और आपको मैं फिर बता देता हूँ, आप कई लोग अभी प्रेजेंट में जो अनअकैडमी सब प्लस सब्सक्रिप्शन है उसके लिए आपके लिए कईयों को मैसेज करते हैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इन पर, और उसके द्वारा वो पैसे ऐंठ लेते हैं, बाद में कुछ भी नहीं देते। तो आप थोड़े से सतर्क रहना। अगर आपको कोई बोले कि हम आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन दिलाएंगे, आपको चाहिए क्या सस्ते में, हम मिलकर ले लेते हैं, तो ये गलत है, थोड़ा सा बच के रहना। फर्जी वेबसाइट बना देते हैं। फर्जी वेबसाइट में क्या होता है कि एक मोबाइल की वेबसाइट बना दी कि आने वाले टाइम में मोबाइल लॉन्च होने वाला है और आपको 10,000 की जगह केवल 5,000 में मिलेगा। तो लोग क्या है, पहले से रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, पैसा पे कर देते हैं, बाद में वो कंपनी चली जाती है, पता ही नहीं चलता है। फर्जी सब्सक्रिप्शन देने की कि हम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन देंगे, तो फिर बाद में नहीं मिलता है। बैंक के डाटा को कर लेते हैं लोग, फ़ोन करते हैं, फ़ोन से आपका डाटा चुरा लेते हैं और पैसे काट लेते हैं। ये सभी फर्जी आईडी बनाकर, फर्जी यूपीआई, फर्जी वेबसाइट, ये सब क्या है, ई धोखाधड़ी। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखना। यहां पर और कोई काम का नहीं है हमारे लिए। पेज नंबर 8, यहां पर मैंने पहले ही बताया था, देखो मध्य प्रदेश राजस्थान तक पहुंच गए, रिहायशी इलाकों में टिड्डी दल की दस्तक। और यहां पर थोड़ा सा बस इतना सा याद रखना, कभी भी आए तो जो हमारे एक खिलाड़ी थे, महान खिलाड़ी बलबीर सिंह, वो हॉकी के एक तरह से मेजर ध्यानचंद थे जो जादूगर, उसके बाद ये भी फेमस थी। तो कभी आए तो आप लिख सकते हो खिलाड़ियों में इनका भी नाम। मध्य प्रदेश और राजस्थान की रिहायशी इलाकों में टिड्डी दल की दस्तक, तो हमने पहले भी दिया था कि ये एक तरह से, कल ही जब हमने इससे बात की थी कि इसमें हम टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं कि व्हाट्सएप के द्वारा सभी लोगों तक मैसेज पहुंचा दे कि टिड्डी दल का। साथ में जो देश हैं जहां से टिड्डी आती है उन देशों के साथ हमको सहयोग बढ़ाना चाहिए, कोई ग्रुप बनाना चाहिए। साथ में पेस्टिसाइड छिड़काओ, लोगों को अवेयर करें, और ऐसी हम पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें कि इनको रोका जा सके, जैसे सायरन बजाना। अब ये हमने कल भी बात की थी कि प्रॉब्लम क्या है, ये आती कहाँ से है। तो आने के क्रम में मैंने बताया था आपको कल भी, आज फिर देख लेते हैं। देखो डेली एक न्यूज़ आती है तो न्यूज़ में बनी रहती है, इसलिए अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको टेंशन नहीं आएगी। यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एक हॉर्न निकला हुआ है तो सींग की तरह। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथोपिया, सोमालिया और यहाँ पर इरिट्रिया, यहाँ से होते जिबूती से होते हुए ये एंटर करती है टिड्डी। मतलब क्या होती है, ग्रास होपर, एक जानवर रहता है, कीट रहता है जो फसलों को खा पी कर चट्ट कर जाता है। यहाँ से सऊदी अरेबिया, यमन से होते हुए यहाँ पर ये यूएई, बहरीन से होते हुए ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए इंडिया के इस वेस्टर्न रीजन में घुस जाती है और यहाँ पर हमारी क्रॉप को बहुत नुकसान पहुँचाती है। तो हम क्या करें, यहाँ पर अफ्रीका के साथ, यहाँ पर सऊदी अरेबिया, इन देशों के साथ, ईरान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ, इन देशों के साथ हमको सहयोग कर इसको रोकने के लिए हमको प्रबंध करने चाहिए। ये आप याद रखना। पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 ये हमारा लास्ट है, इसके बारे में देखेंगे हम। उसके बाद पेज नंबर 10 पर कोई हमारे लिए न्यूज़ नहीं है आज। पेज नंबर 11 भी हमारे लिए न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर 12 पर भी हमारे लिए आज कोई न्यूज़ नहीं है। तो अब है हमारी लास्ट जो न्यूज़ है वो है पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 9 पर क्या न्यूज़ है, यहाँ पर चालू सीजन में 3.42 करोड़ टन गेहूं की हो चुकी है खरीद। सरकार क्या करती है, खुद गेहूं खरीदती है। गेहूं में क्या होता है कि यह है रबी क्रॉप, और कोई भी क्रॉप होती है तो गवर्नमेंट पहले से ही एमएसपी घोषित कर देती है कि अगर बाजार में इस मूल्य से कम मूल्य रहा तो मैं आपका पूरा जो ग्रेन है उसको खरीद लूंगी। तो ये होता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब हम देखते हैं, ये हमेशा यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि एमएसपी होता क्या है। तो आप लोगों के लिए मैं आज लेकर आया हूं कि एमएसपी आप जानो जरूर। एमएसपी क्या होता है, देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। इसमें जो प्रेजेंट में जो एमएसपी निकाला जाता है वो किस आधार पर निकाला जाता है, A2 + FL, एक्चुअल कॉस्ट, जो हमारे एग्रीकल्चर में जो खाद बीज या सिंचाई वगैरह जो लगती है, और फैमिली लेबर, इन दोनों को जोड़कर जितना खर्चा आपका आता है कृषि में उसका 50% और जोड़ दिया जाता है। मीन्स अगर 100 रुपये खर्चा आ रहा है एग्रीकल्चर करने में, 1 हेक्टेयर में अगर 100 रुपये का खर्चा आ रहा है किसी किसान का, तो उसको कितना मिल जाएगा, 150 रुपये। मीन्स 1.5 गुना एमएसपी होता है आजकल। अब ये क्या होता है, वह मूल्य जिस पर सरकार किसानों की कृषि उत्पाद को खरीदती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इसकी रिकमेंडेशन कौन करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, क्या होता है, जो एमएसपी CACP है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको 1965 में स्थापित किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर
एंड फार्मर्स वेलफेयर के अधीन एक कार्यालय है और एमएसपी के लिए सिफारिश करता है। ये क्या है? 2019 में 2018 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि जो सीएसीपी है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, उसके द्वारा किन किन फसलों के मूल्य को रिकमेंडेशन दी जाती है एमएसपी के लिए। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन कौन देता है? सीएसीपी। ये क्या करता है? पूरे इंडिया में सर्वे करता है और ये पता करता है कि 1 हेक्टेयर में गेहूं उगाने के लिए कितना रुपए खर्चा आता है। उस हिसाब से फिर एमएसपी निर्धारित होता है कि 1 क्विंटल गेहूं उगाने में कितना खर्चा आता है। फाइनल डिसीजन कौन लेता है? ये अपनी सिफारिश भेज देता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और फाइनल डिसीजन जो लेते हैं एमएसपी पर कि किसी क्रॉप का एमएसपी कितना रहेगा, वो लेगा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, मीन्स आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करती है। देखो समझना, क्या होता है कि किसान ने कोई फसल उगाई, जैसे ही कटाई का मौसम आता है, कटाई के बाद जब वो मार्केट में बेचने जाता है तो पता लगता है कि उसका जो उत्पादन के लिए जितना पैसा लगा था, अगर 1 क्विंटल गेहूं उगाने में उसको खर्चा आया 1,000 रुपये का, तो पता लगता था कि मार्केट में जाने के बाद उसको केवल 900 रुपये मिल रहे हैं, मीन्स 900 रुपये का उसको तो नुकसान और लग रहा है। तो अब क्या होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, इस किसान के पता करती है कि 1 क्विंटल गेहूं उगाने में अगर इसको 2,000 रुपये का खर्चा आया है, तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, इसका एमएसपी 1.5 गुना बढ़ाकर देगी, मीन्स 3,000 रुपये इसको पे कर देगी। मीन्स 1,000 रुपये पर एक्स्ट्रा कितना, 100 रुपये पर 50 रुपये एक्स्ट्रा देगी। तो ऐसे करके इसको 1,000 की जगह 1,500 रुपये मिलेंगे। तो जब 2,000 है तो कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये इसको दे देगा, मैं 1.5 गुना इसको मिलेगा। 2,000 रुपये का अगर इसको खर्चा हुआ तो इसको 3,000 रुपये दे दिया जाएगा। अब क्या है कि जो टोटल एमएसपी है, इसकी सिफारिश एमएसपी के लिए अभी प्रेजेंट में केवल 23 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उन्हीं के लिए सिफारिश की जाती है। 7 सीरियल्स हैं, 7 में खाद्यान्न है, 5 दालें हैं, 7 ऑयल सीड हैं और 4 कॉमर्शियल क्रॉप मीन्स व्यवसायिक क्रॉप है, जिनकी ही एमएसपी निर्धारित की जाती है प्रेजेंट में गवर्नमेंट के द्वारा। 1 पेडी धान, गेहूं, मेज, शुगर कैन मीन्स सोरगम, ज्वार, पल मिलेट, रागी और जौ। पल्सेज की बात करें तो चना, तुअर, मूंग, उड़द, लेंटिल। ऑयल सीड में सनफ्लावर, सेफ्लावर, सिसमम मीन्स तिल, सोयाबीन। रेप सीड मस्टर्ड मीन्स सरसों, ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली और नाइगर सीड। और कॉमर्शियल जो क्रॉप है उसमें कोपरा जो हम खाते हैं, गिरी, और शुगर केन, कॉटन और जूट जो वेस्ट बंगाल में होती है। इन्हीं क्रॉप के लिए क्या किया जाता है, एमएसपी निर्धारित। अब एक और है पीएम आशा। पीएम आशा एक स्कीम लेकर आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके तहत 3 आई है एक साथ, इनको हमेशा याद रखना आप। इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसको पीएम आशा योजना भी बोलते हैं। इसमें एक है प्राइस सपोर्ट स्कीम, जिसमें नाफेड और एफसीआई दोनों मिलकर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन, एक है फेडरेशन मार्केटिंग, उसके द्वारा भी क्या किया जाता है, पल्सेज, ऑयल सीड और कोपरा, इन सभी का क्या किया जाता है, प्रोक्यूरमेंट, मीन्स ये एमएसपी पर इनको खरीदती है। तो नाफेड एंड एफसीआई दोनों का आप याद रखोगे। यहां पर जो प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट्स स्कीम दूसरी है, इसमें क्या होता है, सभी जो ऑयल सीड क्रॉप है उनको एमएसपी से कम पैसे पर अगर कोई कंपनी खरीदेगा, मीन्स अगर फार्मर एमएसपी से कम पैसे पर कहीं अगर बेचता है मंडी में, तो जितना एमएसपी था अगर उससे जितना कम पैसे में बेचा है, तो बीच का जो पैसा है वो किसान के ट्रांसफर कर दिया जाएगा खाते में। मीन्स किसान को क्या होगा, यहाँ किसान है, ये किसान मंडी में गया, यहाँ पर मंडी थी, मंडी में क्या हुआ कि एमएसपी निर्धारित था 3,000 रुपये किसी क्रॉप के लिए, जैसे सरसों के लिए 3,000 रुपये। किसान ने उस मंडी में जाकर इसको कितना बेच दिया, 1,500 रुपये में। अब 1,500 में बेचा तो 3,000 में 1,500 का डिफरेंस है, तो ये जो बचे 1,500 रुपये का जो डिफरेंस है वो किसान के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मीन्स प्राइस जितना डिफिशियंट रहेगा आपके बेचने में, उतना आपको पेमेंट डायरेक्टली कर दिया जाएगा। प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड इसको जो स्टॉकिस्ट स्कीम है, उसमें क्या होगा कि अब ऑयल सीड जो क्रॉप है वो राज्य क्या करेगा, प्राइवेट लोगों को भी कह सकता है कि आप भी एमएसपी पर इसकी खरीदारी कर सकते हो। पहले गवर्नमेंट ही खरीदारी करती थी, लेकिन अब एमएसपी के ऊपर प्राइवेट लोग भी खरीदारी कर सकते हैं। तो ये 3 योजनाएं पीएम आशा के अंदर, एक प्राइस सपोर्ट स्कीम, एक प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम और एक प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। स्टॉकिस्ट मीन्स जो व्यापारी स्टॉक करके रखते हैं उसको बोलते हैं स्टॉकिस्ट।
तो यहाँ पर स्टॉकिस्ट स्कीम, तो यहाँ पर प्राइवेट, यहाँ पर जितना पैसा कम रहेगा किसान को उतना पैसा उसको डायरेक्टली खाते में दे दिया जाएगा, और यहाँ गवर्नमेंट की दोनों संस्थाएं डायरेक्टली एमएसपी पर खरीदारी कर रही हैं। तो ये सभी क्या थे, आज का न्यूज़ था माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ से एमएसपी से 2019 में डायरेक्टली 2018 में मेंस में भी क्वेश्चन था कि एमएसपी क्या होता है, इसका किसानों को क्या लाभ होता है। साथ में प्री में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। एग्रीकल्चर से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस।